हो गया। हाँ तो प्यारे बच्चों आगे करिए उपमा अलंकार। पहले उपमा अलंकार की परिभाषा देखिए, फिर हम इसकी जो विशेष बातें हैं उनका पर चर्चा करेंगे। तो पहले परिभाषा, प्रश्न क्या आएगा, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पहले परिभाषा, काव्य में जहाँ रंग रूप या गुण, काव्य में जहाँ रंग रूप या गुण की समानता के कारण उपमेय की उपमान से तुलना या समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये थी इसकी परिभाषा। अब इसका समझने के लिए आपको ये चार चीज़ें समझनी आवश्यक हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चार उपमा अलंकार में होती हैं। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, ये चारों उदाहरणों में मैं आपसे बाद में पूछूंगा। पहले आप देखिए साधारण, उपमेय को क्या कहते हैं, साधारण वस्तु जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय, यानी साधारण वस्तु कोई, और उपमान यानी प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जाती है। यानी प्रसिद्ध वस्तु उपमेय की उपमान से तुलना, उपमेय की उपमान से तुलना या समानता की जाती है। तो उपमेय साधारण वस्तु, उपमान प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है। उपमेय की उपमान साधारण वस्तु की प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है। वाचक शब्द तुलना या समानता को जोड़ने वाला शब्द है, वाचक शब्द होता है। साधारण धर्म, उपमेय में उपमान की जो समानता है उस समानता को क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। उदाहरण देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का मतलब पीपल, पात मतलब पत्ता, सरिस मतलब के समान, मन डोला। अब देखिए इसके अंदर पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है, या मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है। तो इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, ये चारों चीज़ें इसके अंदर हैं। अब पीपर पात, पीपल का पत्ता है, ये हो गया साधारण वस्तु। उपमान प्रसिद्ध वस्तु, सरिस दोनों को जोड़ने वाला वाचक शब्द, डोला मन भी डोल रहा है, पीपल का पत्ता भी डोल रहा है। तो दोनों उपमेय उपमान में समानता दोनों में क्या है, डोला। मन क्या हो गया, उपमेय, पीपर पात उपमान हो गया, वाचक शब्द क्या हो गया, सरिस हो गया। तारा सी तुम सुंदर, तारा सी तुम सुंदर। तारा, तारा जो है उपमान प्रसिद्ध वस्तु है, तुम मतलब कोई लड़की या कोई लड़का कोई भी, सुंदर दोनों की विशेषता साधारण धर्म हो गया, तारा भी सुंदर है और तुम भी सुंदर है। और सी क्या हो गया, दोनों को जोड़ने वाला वाचक शब्द हो गया। अगला देखिए, मुख बाल रवि सम ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल, बालक का मुख, रवि, रवि चंद्रमा सूर्य, रवि सूर्य, उपमान हो गया रवि, बालक का मुख हो गया उपमान, ये तो उपमेय उपमान हो गया। वाचक शब्द क्या हो गया, दोनों की तुलना जोड़ने वाला सम हो गया। ज्वाला सा बोधित हुआ, जैसी सूर्य वो ज्वाला की तरह लाल है, वैसा ही बालक का मुख है वो भी लालिमा लिए हुए हैं। तो ये दोनों, ज्वाला क्या होगी, समानता हो गई, सम क्या हो गया, साधारण वाचक शब्द हो गया दोनों को जोड़ने वाला, रवि क्या हो गया, उपमान हो गया, और मुख बाल क्या हो गया, उपमेय हो गया। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है। पंक्ति को देखते ही आपको ये देखना है, सरिस, सी, सा, सम, सरिस, सी आ जाए, सा आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। क्या ये शॉर्टकट ट्रिक है? ये शब्द जिस पंक्ति के अंदर होंगे, सी, सा, सम, सरिस, ये शब्द जिस पंक्ति में होंगे, आंख बंद कर दीजिए, आप उपमा अलंकार लगा दीजिएगा, 100% आपका अलंकार सही होगा, वो गलत नहीं होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो परिभाषा देखिए पहले, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया हो
वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से आपको इसको पता चल जाएगा। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, बंदो मनुष्य, हरिराई भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के कमल रूपी चरणों की हमें वंदना करनी चाहिए। तो कमल रूपी चरण, कमल क्या हो गया, चरण क्या हो गए उपमेय, कमल क्या हो गया उपमान। तो उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो गया। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। भगवान कृष्ण अपनी माता से अड़े हुए हैं कि मुझे तो चंद्र खिलौना, आकाश में चंद्रमा देखकर बालक है ठिठक गया कि सारे खिलौने हाथ में वो फेंक दिए, मुझे तो वो ऊपर वाला जो आकाश में है वो बड़ा सा सफ़ेद सा वो खिलौना चाहिए। तो मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ कि मैया मैं तो वो चंद्र रूपी खिलौना है वो लूँगा, उसी के साथ ही खेलूँगा। दुख है जीवन तरु के मूल, दुख है जीवन तरु के मूल। दुख जो है जीवन, जीवन रूपी वृक्ष, जीवन रूपी वृक्ष, मूल मतलब जड़, कि दुख जो है वो जीवन रूपी वृक्ष की क्या है, जड़ हैं। तो ये इस तरह से इसमें उपमेय में उपमान का अभेद आरोप था। तीनों पंक्तियों में आपने देखा। अब रही बात इसकी शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट क्या है, रूपक अलंकार के अंदर उपमेय और उपमान क्या मिलेंगे, इकट्ठे मिलेंगे। उपमेय उपमान क्या मिलेंगे, इकट्ठे मिलेंगे, उपमेय उपमान इकट्ठे मिलेंगे और बीच में योजक चिन्ह आपको मिलेगा। ये इसका शॉर्टकट है रूपक अलंकार का। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैं हर एक अलंकार का शॉर्टकट दूंगा। तो चरण कमल, चंद्र खिलौना, जीवन तरु, इस तरह से हर एक पंक्ति जहाँ जिसके अंदर रूपक अलंकार होगा वहाँ उपमेय उपमान इकट्ठा मिलेगा और दोनों के अंदर योजक चिन्ह मिलेगा। इसका मतलब वहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासों के अंदर तो आपको परिभाषा लिखनी, उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए है, किसी भी पंक्ति देखी, पंक्ति में उपमेय उपमान इकट्ठा है, उपमेय उपमान इकट्ठा है, योजक चिन्ह है, इसका मतलब आंख बंद कर क्या लगा सकते हो, रूपक अलंकार वो हो जाता है। तो अब देखिए आगे उत्प्रेक्ष्य अलंकार, ये भी क्या है, उपमेय उपमान पर आधारित है। इसका भी शॉर्टकट है, अंत में आप बताऊंगा। परिभाषा देखिए पहले, उत्प्रेक्ष्य अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये लिखना है, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, संभावना। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार का विधान होता है। उत्प्रेक्ष्य अलंकार उस पंक्ति के अंदर होता है। क्या उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। कोई कहीं गिरा, चोट लगी, सिर जाके कहीं टकराया, सिर फूट गया, चारों ओर खून बिखर गया, उसको देखकर संभावना कैसे जता रही है, वैसे जैसे अरुण लाल रंग का घड़ा फूट गया हो। सिर फूट गया इसलिए लाल रंग का जैसे कोई घड़ा फूट गया हो। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, बड़े बड़े नेत्र देखकर कवि कल्पना कर रहा है, संभावना क्या जता रहा है कवि कि ऐसा लगता है मानो हीरकों में गोल नीलम जड़े, जैसे हीरों के अंदर बड़े बड़े गोल नीलम है वो जड़ दिए हैं। हीरों के हार के अंदर दो बड़े बड़े क्या है, गोल नीलम जड़े हुए हैं, ये संभावना जताई जा रही है। इसी तरह से एक आप पंक्ति और देख सकते हैं जिसके अंदर उत्प्रेक्ष्य अलंकार ही होता है। वो पंक्ति आप बोर्ड पर यहाँ देखिए, तनु कांपने उनका लगा जैसे हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा जैसे हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। ये पंक्ति आप बोर्ड पे यहाँ देख रहे हो। ये पंक्ति भी उस उत्प्रेक्ष्य अलंकार का उदाहरण है। उसके अंदर उस समय का वर्णन किया गया है जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। जब ये समाचार अर्जुन को मिलता है तो अर्जुन अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और उस क्रोध को देखकर कवि लिखते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसका भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है देखो, मानो
मानो, तो मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, या इनके अलावा ऐसे शब्द जिनसे संभावना पैदा होती है, ऐसे शब्द जिन पंक्तियों के अंदर आपको मिलेंगे वो पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। तो ये इसका शॉर्टकट है, मनु मानो जनु जानो। तो या संभावना पैदा करने वाले कोई भी शब्द आ जाएं तो उन शब्दों की सहायता से आप क्या पहचान सकते हो इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्योंकि संभावना किसी योगी उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाएगी तो अलंकार हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। इससे पहले हमने उपमा किया, अब रूपक, उत्प्रेक्षा, तीनों ही अलंकारों के अंदर क्या है? उपमेय उपमान, उपमेय उपमान। उपमा में क्या थी? तुलना या समानता थी। उपमेय में उपमान की तुलना या समानता थी। रूपक में क्या है? अभेद आरोप है उपमेय में उपमान का। और उत्प्रेक्ष अलंकार के अंदर क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना जताई जा रही है। तो ये तीनों अलंकार कंपटीशन एग्जाम के लिए और दूसरी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहते हैं और तीनों के शॉर्टकट मैंने आपको बता दिए हैं। ये देखिए मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो क्या लिखना है? काव्य में जहाँ जड़ प्रकृति, जड़ मतलब निर्जीव, प्रकृति मतलब संजीव, काव्य में जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं, मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। काव्य में जहाँ भी जड़ और प्रकृति यानी कि किसी भी निर्जीव या संजीव वस्तु को, जैसे पेड़ पौधों को, बिजली को, बादलों को, पहाड़ों को, किसी बेल को, किसी पौधे को, किसी पेड़ को मानव जैसा व्यवहार करते हुए, मानव जैसा व्यवहार करते हुए कवि अपनी कल्पना से दिखाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। यहाँ कवि ने छोटे छोटे जो पौधे हैं जिनका भार कम है, लघु मतलब कम, लघु भार है, उनको कैसे दिखाया? हंसते। कवि कह रहा है कि जैसे वर्षा हुई तो जो छोटे छोटे पौधे थे जिनका भार कम था वो हंसने लगे। अब हंसना काम किसका है? मानव का। तो मानवीय क्रियाओं का आरोप कहाँ हो गया? पौधों पर। तो क्या हो गया? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। अब मेघ है वो उमड़ घुमड़ कर आते हैं, लेकिन कवि ने यहाँ अपनी कल्पना से अलग तरीके से मानवीय क्रियाओं की तरह दिखाया है कि मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, नहा धो के, जल जो लगा के, बाल खड़े करके, काले बाल खड़े करके आए हैं। तो यानी मानवीय क्रियाओं का आरोप बादलों पर हो गया। नृत्य करने लगी डालियाँ। अब जैसे हवा चली, हवा चलने से डालियाँ थिरकने लगीं तो कवि को ऐसे लगा जैसे डालियाँ हैं वो नृत्य कर रही हैं। तो नृत्य करना मानवीय काम है, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप डालियों पर हो गया। धूल बागी उठाए घाघरा। अब आम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाएं घाघरा पहनती हैं तो वो उठाती भागनाती हैं, तो घाघरा पैरों में ना अड़े उसके लिए वो उठाकर, यूँ उठाकर भागती है। तो कवि ने यहाँ कल्पना क्या कर दी कि जो धूल है वो अपना घाघरा उठाकर भाग रही हैं। तो यहाँ धूल पर भी मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अब आगे देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज़, साधारण चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, किसी भी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब हम वर्णन करते हैं तो अतिशयोक्ति हो जाती है। तो परिभाषा क्या है? काव्य में जहाँ कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अतिशयोक्ति। जैसे लहरें व्योम चूमती उठती। व्योम का मतलब होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। तो कवि क्या कह रहा है? लहरें हैं वो कितनी ऊपर उठी? आकाश को चूमती हुई। अब लहरें बहुत ज़्यादा उठ सकती हैं, 5, 10, 50 फुट तक उठ सकती है, लेकिन आकाश को तो नहीं चूम सकती ना। तो यहाँ लहरों का क्या हो गया? अतिशयोक्ति हो गई लहरों की। लहरों को आकाश को चूमते हुए कवि ने दिखा दिया।
यानी कि काव्य में एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, इसलिए वहाँ कौन सी अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति हो गई। यहाँ लहरों की क्या हो गई, अतिशयोक्ति हो गई, इसलिए लहरों की अतिशयोक्ति होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इसी तरह से आगे देखिए, चेतक महाराणा प्रताप वीर महान योद्धा जिन्होंने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, हमारे आदर्श महापुरुष महान योद्धा हैं, तो उनका घोड़ा था चेतक। उस पर ये कविता है, आगे पड़ी नदियाँ अपार, राणा ने सोचा कैसे उतरे पार, तब तक चेतक था उस पार। तो अब चेतक की कविता है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। जिस तरह से महान योद्धा, शक्तिशाली, बलशाली, श्रेष्ठ योद्धा स्वयं थे, वैसा ही उनका घोड़ा था चेतक। कहते हैं कि युद्ध के अंदर हाथियों को धोखा देने के लिए उसकी नाक के ऊपर हाथी की सूंड लगाई जाती थी, ताकि हाथियों को वहम हो जाए कि ये हाथी है सामने। तो वो वास्तव में ही शक्तिशाली था चेतक, लेकिन कवि ने यहाँ उसके भी अतिशयोक्ति कर दी। आगे पड़ी नदियाँ अपार, राणा सोचा कैसे हो पार, भी सोच ही रहा था, तब तक चेतक उस पार निकल गया। तो यहाँ अतिशयोक्ति हो गई। एक यहाँ अब देखिए बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको एक कविता है, हनुमान से संबंधित है, लंका दहन के समय। कवि क्या लिखता है, देखिए ध्यान से पढ़िए। हनुमान की पूंछ में लगन नहीं पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बेशक सच्चाई है, सर्व सिद्ध है कि हनुमान ने लंका जलाई, लेकिन कवि ने वर्णन जो किया है वो उसमें अतिशयोक्ति कर दी, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया। क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन नहीं पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी, उससे पहले लंका भी जल गई और सारे निशाचर यानी सारे राक्षस थे वो भाग भी गए। तो यहाँ क्या होगी, अतिशयोक्ति हो गई। तो ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ, तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, अन्य को उक्ति, शब्द से पता चल रहा है अन्य के लिए युक्ति, यानी कि अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष को कोई चीज़ समझाना अन्योक्ति होती है। परिभाषा क्या है, काव्य में जब किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। काव्य में जब किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर लिया जाता है और लक्ष्य करने पर उसको नहीं कहकर दूसरे के लिए कही जाए बात, लेकिन होती वो उसको समझना उसी को होता है, इसी परिस्थिति को क्या कहते हैं, अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। कि काव्य में जब किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए तो वो क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष को कहना, अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष को कहना क्या कहलाता है, अन्योक्ति अलंकार कहलाया जाता है। उदाहरण देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंधो रहो, आगे कौन हवाल। ये पंक्ति इतिहास प्रसिद्ध बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, बिहारी कवि बिहारी के लिए के द्वारा लिखी गई है। सतसई उनका ग्रंथ है 700 दोहों का, 700 दोहों का। और ये दरबारी कवि किसके थे, ये दरबारी कवि थे जयपुर राजघराने के सवाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह, उनके दरबारी कवि थे। उनकी शादी हुई, शादी के बाद वो कई महीने रनिवास के अंदर ही रहे, बाहर आए नहीं। सारे प्रजा, सारे मंत्री संतरी सारे चिंतित कि उनको जाके समझाए कौन अब, कि राजकाज तो ठप पड़ा है, सारा काम बंद है। तब उनके दरबारी कवि बिहारी थे, उन्होंने एक छोटा सा ये पद लिख के भेजा था, वो यही था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली सो बंदो रहो, आगे कौन हवाल। राजा ने पढ़ा, पढ़ते ही रनिवास को छोड़कर काम राजकाज में लग गया, क्योंकि यहाँ पर पराग मधुर यानी भंवरे के माध्यम से किसको कहा गया, सवाई राजा जय सिंह को कहा गया। अप्रत्यक्ष कौन था, सवाई जय सिंह, और प्रत्यक्ष कौन हो गया,
प्रत्यक्ष कौन सा हो गया? सवाई जय सिंह। और अप्रत्यक्ष कौन हो गया? भंवरा। भंवरे के माध्यम से प्रत्यक्ष को कोई चीज़ समझाई गई थी कि अभी अभी शादी हुई है, अभी तो ये कली है, ना ही इसके अंदर कोई मधुर मधु है, ना ही इसके अंदर अभी कोई विकास है, इसलिए अली कली, यानी कली कहा है उसको कि कली से बंधा रहा, जब ये खिलकर कली खिलकर फूल बन जाएगी तब आगे क्या हाल होगा। तो राजा समझ गया था कि ये तुम्हारे लिए है, वो आके वापस काज में लग गया। इसी तरह से गांव में कह देते हैं, कह देवड़िया समझ बवड़िया। देवड़िया मतलब अप्रत्यक्ष के माध्यम से जब सास बहू की आपस में बात होती है तो वो क्या कर लेती हैं, अप्रत्यक्ष को बीच में ला देती हैं। कह देवड़िया समझ बढ़िया, वे कहते तो देवड़िया को है, लेकिन समझना किसको होता है? घर की बहू को समझना होता है। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष माध्यम का अनोक्ति अलंकार ही है, जो आमतौर पे गांव में प्रयोग करती हैं महिलाएं आपस में। बहू को कहना हो तो देवड़िया को कहेगी, समझना किसको होता है? बहुड़िया को समझना होता है। तो ये भी क्या है? अनोक्ति अलंकार का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आगे वतिरेक अलंकार। वतिरेक अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय की तुलना में उपमान को गौण कर दिया जाए, काव्य में जहाँ उपमेय की तुलना जब उपमान से कर रहे हैं तो उपमान को गौण कर देंगे और उपमेय को अधिक महत्व दे देंगे, तब क्या हो जाएगा? वतिरेक अलंकार हो जाएगा। यानी उपमा अलंकार के बिल्कुल विपरीत है ये। उपमा अलंकार में उपमान क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, और उपमेय क्या होता है? गौण। यहाँ वतिरेक अलंकार में क्या होता है? उपमेय तो हो जाता है श्रेष्ठ और उपमान क्या हो जाता है? गौण। तब ऐसी परिस्थिति जिस पंक्ति में बनेगी वहाँ क्या हो जाएगा? वतिरेक अलंकार हो जाएगा। तो काव्य की परिभाषा क्या होगी इस वतिरेक की? कि काव्य में जहाँ उपमेय की तुलना में उपमान को गौण व उपमेय को अधिक महत्व दे दिया जाए वहाँ, या अधिक दे दिया कह दिया जाए, तो वहाँ क्या हो जाता है? वतिरेक अलंकार हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, साधु ऊंचे शैल सम तदपि प्रकृति सुकुमार। यहाँ साधु और शैल, तो यहाँ साधु को शैल से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया है। यहाँ साधु क्या था? उपमेय था। शैल क्या थी? उपमान। तो उपमान को, शैल को, चट्टान को गौण कर दिया और उपमान को साधु को क्या कर दिया? श्रेष्ठ कर दिया, अधिक महत्व दे दिया, इसलिए वतिरेक अलंकार हो गया। कक्षा 10वीं के अंदर जो आत्मकथ्य कविता है, उस कविता की एक पंक्ति मैं आपको बता देता हूँ जिसके अंदर वतिरेक अलंकार है। उस पंक्ति के अंदर आप बोर्ड पर देख सकते हो, ये आत्मकथ्य कविता है, उसका तीसरा पद है, कविता है आत्मकथ्य। उस कविता के अंदर तीसरा पद है, उसकी जो पंक्ति है वो है, जिसके अरुण कपोलों, ये यहाँ पर देख लो आप, बोर्ड पर भी इसको आ जाएगा। पंक्ति देखिए, बोर्ड के ऊपर लिख रखी है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ये कक्षा 10वीं की कविता है, उसके अंदर ये वतिरेक अलंकार है। तीसरे पद की तीसरी चौथी पंक्ति है, क्या कहा है? जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। जिसके मतलब अपनी पत्नी या प्रेमिका जो भी थी कवि की, उसके लाल जो गाल हैं उनकी मतवाली सुंदर छाया। अनुरागिनी उषा लेती, अनुरागिनी उषा जो है वो जो लालिमा है सुबह की, वो उसके गालों से ले रही है। तो कवि ने यहाँ इस पंक्ति के अंदर क्या कर दिया है कि उषा को गौण कर दिया है और अपनी पत्नी की जो लाल गाल है उनको अधिक महत्व दे दिया। इसलिए इस पंक्ति के अंदर भी क्या हो गया है? वतिरेक अलंकार हो जाता है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए आगे, प्रश्नालंकार। प्रश्नालंकार या प्रश्नवाचक अलंकार भी कह देते हैं इसको। प्रश्नालंकार, प्रश्नवाचक अलंकार बहुत साधारण अलंकार है। कविताओं में आपको देखते ही आप पहचान जाओगे इसको, कि काव्य में जहाँ प्रश्न किया जाता है, कोई काव्य पंक्ति है उसके अंदर प्रश्न किया जाता है तो वहाँ प्रश्नालंकार हो जाता है। अर्थात 6 कंकार में से किसी एक कंकार का प्रयोग अगर पंक्ति में हो जाता है, कर दिया जाता है, तो वहाँ प्रश्नालंकार होता है। 6 कंकार होते हैं, यानी कि प्रश्न 6 प्रकार से बनते हैं। 6 कंकार बोला जाता है हिंदी में उनको, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसके लिए, इस तरह से 6 होते हैं। तो ये पंक्ति देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसकी पंक्ति है।
तीसरी पंक्ति, मुझसे मिलने को कौन विकल, किसके हित में हूँ चंचल। तो दोनों के अंदर ही कौन और किसके, दो कंकार आ गए, दोनों के पीछे क्या क्वेश्चन मार्क है। तो जिस पंक्ति में पीछे क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रश्न अलंकार हो जाता है। तो ये बहुत ही साधारण सिंपल सा प्रश्न अलंकार है। इसके बाद हमारा जाता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास यानी विरोध का आभास। विरोधाभास क्या होता है, विरोधाभास यानी विरोध का आभास। काव्य में जहाँ किसी वस्तु के गुण कार्य में वास्तविक विरोध न होने पर भी, वास्तविक विरोध नहीं होता है, उसके बाद होने पर भी विरोध का वर्णन हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। ये परिभाषा है विरोधाभास अलंकार की। काव्य में जहाँ किसी वस्तु के गुण कार्य में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का वर्णन हो, वहाँ क्या हो जाता है, विरोधाभास अलंकार हो जाता है। वास्तविक गुण कार्य में वास्तविक विरोध न है लेकिन फिर भी विरोध है। या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोय, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, ध्यान रखना यहाँ विरोधाभास अलंकार है। ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, श्याम मतलब काला, त्यों तो उज्ज्वल होए, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। कह रहा है कि श्याम रंग में यानी काले रंग में डूबने के बाद भी क्या होता है, रंग उज्ज्वल होता है, तो क्या हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया। या अनुरागी चित्त की गति न समझो को, ऐसे अनुराग की गति है उसको कोई समझ नहीं पाया है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों काला रंग में डूबते हैं वैसे वैसे उज्ज्वल होता जाता है। यहाँ श्याम रंग मतलब भगवान कृष्ण के रंग में, अनुराग किससे, भगवान कृष्ण से। कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि श्याम के रंग में, अर्थात उसे प्रेम करते हैं, श्याम के रंग में रंगते हैं तो क्या होता है, रंग उज्ज्वल होता चला जाता है। तो यहाँ क्या है कि किसी वस्तु का गुण कार्य है उसमें वास्तविक विरोध न होने पर भी क्या है, विरोध का वर्णन इसके अंदर किया गया है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाता है।